और ईमानदार आदमी था, लेकिन करम हर वक्त पीता था और बहुत ही लालची और खड़ूस आदमी था। एक दिन जब करम ऑटो स्टैंड पे था, तभी धर्म ऑटो में आता है। धर्म उतरकर वहीं पर बैठे हुए एक बूढ़े आदमी को खाना और पानी देता है। तभी करम ऐसा बोलता है, अरे भाई धर्म, तुम पागल तो नहीं हो? तुम रोज आकर इस बुढ़े आदमी को खाना और पानी देते हो, इससे क्या फायदा है? देखो करम, हम तंदुरुस्त हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन ये बुढ़ा आदमी क्या काम करेगा? और उसको खाना तो पड़ेगा ना। दूसरों को मदद करने में आनंद ही कुछ और है। तभी वहां पर दो लड़कियां आते हैं और ऐसा बोलते हैं, धर्म भैया, हमें MG रोड जाना है, चलोगे क्या? हमें इस करम के ऑटो में नहीं बैठना है। ये सारा दिन पीता रहता है और लड़कियों से इसका बर्ताव भी अच्छा नहीं है। तभी करम ने ऐसा बोला, ठीक है मैडम, उसके ऑटो में ही चले जाओ ना। उसके ऑटो क्या सोने से बना है क्या? बड़े आए MG रोड जाने वाले। रोज रोज इस धर्म की पॉपुलैरिटी इस गांव में बढ़ती जा रही है, मुझे कुछ करना होगा। जब धर्म वापस आता है, करम उसको पानी लाने के लिए बोलता है। जैसे ही धर्म पानी के लिए जाता है, करम उसके ऑटो पर दारू डालकर मैचिस जलाकर ऑटो जला देता है। धर्म लौट के देखा तो पूरा ऑटो जलकर राख हो जाती है। अरे मेरी ऑटो, मेरा पूरा परिवार इसी ऑटो पर आधारित है, अब मैं कैसे जीऊंगा? तभी ऑटो स्टैंड में बैठे हुए बुढ़ा आदमी ने यह सब देखकर ऐसा बोलता है, बेटा तुम उदास मत हो, मैं बुढ़ा आदमी नहीं हूँ बालक, बल्कि एक स्वामी जी हूँ। तुम मुझे रोज खाना देकर मुझे बचाया है। ये लो थोड़े लकड़ियां, इसको तुम्हारे जले हुए ऑटो पर रखना और देखना तुम्हारी सारी दुख दूर हो जाएंगे। जैसे ही धर्म ने उन लकड़ियों को लेकर जले हुए ऑटो पर रखा, उसका पूरा ऑटो लकड़ी की ऑटो में बदल जाता है। बेटा ये ऑटो अभी पानी में भी चल सकता है और इसको कोई भी जला नहीं सकता। इसे चलाकर खुशी से रहना बेटा। धर्म खुशी खुशी से ऑटो चलाने लगा। ऑटो में चढ़ने वाले सभी उसकी तारीफ करते थे। धर्म उसे तालाब में और नदी में भी चलाता था और सबको आनंद करता था। ये बात करम से देखी नहीं गई। उसी दिन रात को करम धर्म के घर जाता है और ऑटो को देखता है। फिर वह पेट्रोल निकालकर उस लकड़ी के ऑटो पर डालता है। जैसे ही उसने माचिस जलाकर डालता है, ऑटो को कुछ नहीं होता, लेकिन करम जलने लगता है। अरे मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ। धर्म दौड़ता हुआ आता है और जलते हुए करम को देख स्वामी जी को प्रार्थना करता है। कुछ ही देर में सारी आग बुझ जाती है। तभी करम शर्मिंदा होकर धर्म से माफी भी मांगता है। तब से दोनों अच्छे दोस्त के जैसे रहने लगे। बड़ा ट्रैक्टर टायर और चोर। जंगपुर गांव के पास के जंगल में एक गुफा में सोनू और उसकी गैंग रहती थी। सोनू की गैंग आसपास के गांव से चोरी का सारा सामान गुफा में इकट्ठा करते थे। वो आसपास के गांव में जो भी सामान चोरी करते, जैसे सोना, चांदी, बर्तन और बाकी कीमती सामान, उस गुफा में छुपा दिया करते थे। लेकिन चोरी करने के कारण उन्हें हमेशा पुलिस का डर लगा रहता था। लेकिन जंगपुर और आसपास के गांव में चोरियां बढ़ने के कारण पुलिस वहां पे दबिश देने लगी और उन्होंने सोनू गैंग के 1-2 चोरों को पकड़ भी लिया था। लेकिन किसी भी चोर ने अभी तक गुफा का पता नहीं बताया था। यह देखकर सोनू चोर की चिंता बढ़ने लगी। भाइयों, कुछ सोचो, अगर पुलिस हमारी इस गुफा तक पहुंच गई तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और सालों से जो हमने यहाँ धन इकट्ठा किया है वो सारा पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन उस्ताद, हम क्या कर सकते हैं, बाहर तो पुलिस का सख्त पहरा है। तभी एक चोर ने सोनू को सलाह दी, सोनू उस्ताद, मेरे पास एक ट्रैक्टर है, क्यों ना ऐसा करें, ट्रैक्टर में सारा चोरी का सामान भरकर अपने खेत की फसल में दबा देते हैं, जब समय मिलेगा शहर ले आकर बेच देंगे। हाँ ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन गांव की सीमा पर तो पुलिस का पहरा है, गांव में लेकर कैसे जाएंगे, वो तो सभी वाहनों को चेक कर रहे हैं। तभी एक गैंग मेंबर को एक बच्चे को टायर से खेलता देख एक आइडिया आता है और वो सोनू को अपना आइडिया बताता है। हाँ, ये ठीक रहेगा। सोनू और उसके आदमी सारा चोरी का सामान ट्रैक्टर के बड़े बड़े टायरों में छुपा देते हैं और उन्हें फिर से ट्रैक्टर में लगाकर उसे चलाकर गांव की तरफ ले जाने लगते हैं।
लेकिन गांव की सीमा पर पुलिस उनका ट्रैक्टर को रोककर चेक करने लगती है। रोको, क्या है इस ट्रैक्टर में? अरे कुछ नहीं है सर। देख लीजिए, आप खुद चेक कर लीजिए। पुलिस ट्रैक्टर को चेक कर कर जाने देती है और ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सामान ट्रैक्टर के टायर में डालकर वो लोग गांव में छुपाने लगते हैं। लेकिन एक दिन गांव की सीमा पर पुलिस वाले अपने डॉग स्क्वाड के डॉग से उस ट्रैक्टर को चेक करवाते हैं। डॉग स्क्वाड का कुत्ता ट्रैक्टर के अंदर कुछ सूंघकर भौंकने लगता है। पुलिस वालों को उन पर शक हो जाता है। क्या है इसके अंदर? रुको, हमें तुम्हारे ट्रैक्टर के टायर खोलने पड़ेंगे। अरे अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनते ही सभी चोर वहां से भाग जाते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है। वो सोनू और उसके गैंग को पकड़ लेती है और ट्रैक्टर के टायर के अंदर से सारा चोरी किया हुआ सामान भी बरामद कर लेती है। सोनू चोर के गैंग के पकड़े जाने के बाद जंगपुर और आसपास के गांवों ने चैन की सांस ली। जिस चोरों के गैंग को बड़े बड़े पुलिस वाले न पकड़ सके, उसे डॉग स्क्वाड के डॉग ने 1 मिनट में पकड़ लिया। भूमिगत बैलगाड़ी। बदलापुर बिहार का एक छोटा सा गांव था। उसमें सुभाष नाम का एक आदमी रहता था। सुभाष उसके माता पिता और एक भाई छोटू के साथ रहता था। सुभाष के पास एक बैलगाड़ी भी थी, लेकिन उसको बैलगाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं था। वह काम भी कुछ नहीं करता था, बस सारा दिन उसके दोस्तों के साथ बैठकर पीता रहता था। एक दिन सुभाष दारू पीते हुए जुआ भी खेल रहा था। पुलिस आकर उसे जेल में डाल देती है। तभी उसका भाई छोटू पुलिस स्टेशन आकर बैल दिलवाता है। फिर उसके पापा ने ऐसा बोला, अरे नालायक बुद्धू, कुछ सीख लो अपने छोटे भाई को देखकर। वह कितना मेहनत करता है, पूरा घर भी चलाता है। तुम भी मेहनत करके कुछ पैसे कमाओ, तभी पता चलेगा तुमको। लेकिन सुभाष सुधरता नहीं है। पैसों की लालच में आकर उसके दोस्तों के साथ मिलकर उसने एक प्लान बनाया। गांव के अंदर उसने एक भूमिगत सुरंग खोदता है और यात्रियों को बैलगाड़ी में बिठाकर भूमिगत सुरंग में ले जाकर सारा पैसा लूटने के लिए सोचता है। एक दिन सुभाष का भाई छोटू का दोस्त गांव में आता है। अरे भाई, चलोगे? मुझे बदलापुर जाना है। ठीक है सर, चलिए। लगता है आप कुछ जरूरी काम से आए हुए हैं। आइए, मैं आपको जल्दी बदलापुर लेके जाऊंगा। ऐसा बोलकर उसको बैलगाड़ी में बिठा लेता है। कुछ दूर जाते ही सुभाष उसको उसी भूमिगत सुरंग में ले जाता है और ऐसा बोलता है, अरे ओ साहब, चुपचाप अपना सारा पैसा मुझे दे दो, नहीं तो इसी सुरंग में गाड़ दूंगा। जान प्यारी है तो बाहर जाकर किसी से कुछ मत बोलना। ऐसा बोलते ही वह आदमी डर जाता है और उसके पास जो भी पैसा था सुभाष को देता है। बाहर जाकर सारी बात उसके दोस्त छोटू को बता देता है। तभी छोटू को अपने भाई पर शक हो जाता है, क्योंकि उस गांव में 2-3 ही बैलगाड़ी वाले थे। फिर एक दिन छोटू अपना वेश बदलकर सुभाष का बैलगाड़ी के यहां आ जाता है। तभी सुभाष उसको बैलगाड़ी पर चढ़ने के लिए बोलता है। आ जाओ साहब, कहां जाना है? मैं तुम्हें सुरक्षित गांव में लेके जाऊंगा। कुछ देर के बाद जब वह सुरंग आता है, सुभाष उसके अंदर बैलगाड़ी को लेकर जाता है। छोटू को धमकाने लगता है, साहब अभी उतरिए, बहुत हो गया। आपके पास जो भी सोना पैसा कुछ भी है हमारे हवाले कर दो, नहीं तो सीधा भगवान के पास पहुंचा दूंगा। तभी छोटू को सारी बात पता चल जाता है। उसका वेश निकालते हुए ऐसा बोलता है, भैया, मैं तुम्हारा भाई छोटू हूं। आज तुम मुझे ही लूटने के लिए देखा है, ये ठीक नहीं है भैया। छोटू को वहां पर देख सुभाष चौंक जाता है और बहुत शर्मिंदा हो जाता है। तब से छोटू को शपथ करता है कि वह अभी से ईमानदारी से जीऊंगा। उसके बाद सुभाष ने अपनी बैलगाड़ी ईमानदारी से चलाकर अपने घर को चलाने में भी हाथ बटा देता है। बहुत समय पहले दुर्गापुर नाम का एक गांव रहता था। उस गांव में शंकर नाम का एक किसान अपने पत्नी दुर्गा और बेटा विनोद के साथ रहता था। शंकर के पास थोड़ा ही जमीन था और वह उसी पे टमाटर का खेत लगाकर खेती करता था।
लेकिन कुछ दिन से शंकर का तबीयत कुछ ठीक नहीं था। वो बुरी तरह से बीमार पड़ गया और कुछ भी काम कर नहीं सका। उसका घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तभी विनोद खेती करना शुरू कर देता है। पिताजी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं पूरा काम संभाल लूंगा, बस आप जल्दी ठीक हो जाइए। लेकिन कुछ दिन के बाद शंकर उसकी बीमारी की वजह से गुजर जाता है और उसका टमाटर का खेत भी खराब हो जाता है। विनोद बहुत उदास हो जाता है और एक मंदिर के यहाँ जाकर रोने लगता है। तभी वहां पर एक बाबा भीख मांग रहा होता है और वह ऐसा पूछता है, बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो? तुम भगवान के पास आए हो तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। अरे बाबा, मेरा नसीब ही खराब है। एक तो मेरा पापा गुजर गए हैं और मेरा खेत भी खराब हो गया है। ऐसा बोलते ही उस बाबा ने विनोद को कुछ जादुई जल देता है। बेटा, ये कुछ जादुई जल है, इसको तुम्हारी खेत में डालकर देखो, शायद ये तुम्हें काम आ जाएगा। विनोद बाबा से जादुई जल लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन फिर मुड़कर देखा तो बाबा वहां पर नहीं है। तभी विनोद समझ जाता है कि वह बाबा के पास जादुई शक्तियां हैं। विनोद जाकर उस जल को खेत में डालता है और जाकर सो जाता है। ऐसा ही कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसके खेत में कुछ भी नहीं उगता। फिर एक सुबह जब विनोद सो रहा